तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि गुलाम वंश की मृत्यु के बाद खिलजी वंश जो है वो सत्ता में आता है, और खिलजी वंश में दो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी तो ये 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बनता है, क्योंकि ये उम्र में काफी उम्र दराज होता है। परंतु इसकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये किसी तरह का कोई भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं समझता है। जो कठोर नीति बलबन ने चलाई थी अपने राज्य में, ये उस नीति पर नहीं चलता और एकदम सॉफ्ट राजा होता है, काफी उदार राजा होता है। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ये लोगों के बीच में नहीं समझता है। ठीक है बेटा, परंतु 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन की जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है। ठीक है, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की जो है वो हत्या हो जाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जलालुद्दीन का एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन का भतीजा होता है। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन दिल्ली का शासक बनता है तो इसके मन में लालच आ जाता है और ये जलालुद्दीन को सत्ता से हटाने की कोशिश करता है, और इसको 1296 ईस्वी में मौका मिलता है और ये अपने चाचा की हत्या कर देता है। मतलब इसकी हत्या हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाए तो हम इसको बता सकते हैं कि ये दिल्ली का इतना ताकतवर राजा बनता है कि अपने राज्य का विस्तार ये बहुत दूर तक करता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार करता है। ठीक है, दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है ये सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो मलिक काफूर को ये आदेश देता है कि तुम जाओ और दक्षिण भारत पर हमला करो। तो मलिक काफूर जो है वो दक्षिण भारत पर हमला करता है। ठीक है, और दक्षिण भारत के कई सारे जो प्रदेश हैं वो जीत लेता है। ठीक है, जैसे कि वारांगल, द्वार समुद्र, वारांगल और पांड्य क्षेत्र। ठीक है, ये कई सारे जो हैं, और एक और नाम याद आता है देवगिरी। ठीक है, ये दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्र होते हैं जिनको मलिक काफूर जीतता है, और यहाँ की जो धन दौलत होती है उनको लूट कर ये अलाउद्दीन खिलजी को देता है। समझ में आई बेटा बात? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उससे काफी ताकत उसको मिलती है। तो थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना भी हमने किया है उनको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो यहाँ एक नक्शा हमने बनाया है और नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर हमने बना रखा है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली उत्तर भारत में हो गया। तो मलिक काफूर जो है, अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को जब आदेश देता है तो मलिक काफूर यहां से
यहां से दक्षिण भारत में आता है, दक्षिण भारत में आकर इन राज्यों को जीतता है। ठीक है बेटा, तो काफी लंबा डिस्टेंस तय करते हुए मलिक काफूर आता है और अपने शासक की आज्ञा पर वो इन सभी राज्यों को, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें बहुत सारा पैसा होता था, इन सभी राज्यों को जीतता है और जीतने के बाद ये राज्य अपना धन दौलत जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए भेज देते हैं और साल में अलाउद्दीन खिलजी को एक बार टैक्स देने के लिए राजी हो जाते हैं, उपहार देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इन राज्यों पर नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी का आ जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा हमला जो है मंगोलों का होता है, मंगोल आक्रमण या बोले मंगोल हमला। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल हमला होता है, क्योंकि मंगोल कहां से थे, मंगोल जो थे वो यहां से आते थे। ऊपर वाला जो हिस्सा होता था मध्य एशिया का, वो मंगोलों वाला हिस्सा था। तो मंगोलों ने जब दिल्ली पर हमला किया तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा हमला मंगोलों का हुआ। तो इनके हमले से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना अपने पास रखी। ठीक है, और उस सेना को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उस सेना को नकद वेतन दिया। ठीक है, नकद वेतन दिया। होता क्या था, इल्तुतमिश के समय में सेना को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, सेना को जमीन का जो एक टुकड़ा दे दिया जाता था। हम बोले सेनापति को जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। तो सेनापति क्या करता था, सेनापति उस जमीन के टुकड़े से टैक्स वसूलता था और वो उस टैक्स से अपनी सेना का रखरखाव करता था। ये जो प्रथा थी ये इल्तुतमिश के समय में चल रही आ रही थी और इस प्रथा को बोला जाता था इक्ता प्रथा। लेकिन अलाउद्दीन के समय में अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को हटाकर नकद वेतन देना सैनिकों को शुरू किया। ठीक है बेटा, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब ये है कि इसने बाजार में प्रत्येक वस्तु के दाम निश्चित, प्रत्येक वस्तु के दाम जो है वो फिक्स कर दिए, वो निश्चित कर दिए। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था और इस बाजार नियंत्रण के माध्यम से इसने हर एक वस्तु के दाम को निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। और अगर कोई भी व्यापारी उस वस्तु से ज्यादा कीमत पर जो है सामान बेचता था तो उतना ही ज्यादा मांस उस व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के समय में काला बाजारी और भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म हो गई। जो व्यापारी होते थे वो काला बाजारी और भ्रष्टाचारी अब नहीं करते थे। ठीक है, परंतु जब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की जब मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के बाद कोई भी इसका उत्तराधिकारी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अलाउद्दीन की सत्ता को संभाल सके। ठीक है बेटा, और जो खिलजी वंश है 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कोई भी इसका उत्तराधिकारी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो खिलजी वंश को आगे विस्तार दे सके। और 1320 ईस्वी में खिलजी वंश जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। तो 1320 में जब खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद सत्ता में आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश जो है इसका टाइम पीरियड होता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी। ठीक है बेटा, तो तुगलक वंश में तीन सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं। एक है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये तीनों दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और दिल्ली पर राज करना शुरू करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेके 1324 तक दिल्ली
दिल्ली का सुल्तान रहता है। गयासुद्दीन तुगलक भी जो है ये खिलजियों का सेनापति था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेनापति हुआ करता था। तो जब इसने देखा कि खिलजियों में कोई ताकतवर राजा नहीं है तो इसने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना की और दिल्ली का शासक बन गया। परंतु 1324 में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है दिल्ली का वो इसका बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है और ये दिल्ली सल्तनत का और ज्यादा विस्तार करता है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत के राज्यों को जीतता है। मोहम्मद बिन तुगलक भी दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने की कोशिश करता है और दक्षिण भारत तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे जो बड़ा जो निर्णय होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, एक निर्णय वो ये होता है कि अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो सबसे बड़ा निर्णय होता है वो होता है राजधानी का ट्रांसफर करना, क्योंकि राजधानी दिल्ली से ये देवगिरी ले जाता है। अब दिल्ली यहाँ पे है और देवगिरी यहाँ पे है, तो आप बच्चे देख सकते हैं कि दिल्ली से जब राजधानी देवगिरी जाएगी तो कितना लंबा समय और कितना लंबा रास्ता होता है। तो इसने समय में इसकी जो जनता होती है, जो इसके दूसरे दिल्ली वासी होते हैं, जब ये दिल्ली का ट्रांसफर मतलब राजधानी का ट्रांसफर यहाँ से देवगिरी तक करता है तो बहुत सी जनता जो है आधे रास्ते में ही मर जाती है, क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम होता है, रास्ता बहुत दुर्गम होता है, तो जनता जो है रास्ते में ही मर जाती है। और कहीं ना कहीं इसका ये निर्णय ट्रांसफर राजधानी को ट्रांसफर करने का गलत साबित होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका जो दूसरा निर्णय होता है वो होता है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा होता क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने टाइम में दो मुद्रा निकालता है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा निकालता है। एक होती है तांबे की और एक होती है कांसे की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी की, इसके शासनकाल में जो है चांदी की बहुत कमी हो जाती है, तो चांदी की मुद्रा को ये रोक देता है और उसकी जगह नई मुद्रा निकालता है तांबे की और कांसे की, और अपने राज्य में ये उन मुद्राओं का चलन शुरू करता है, उनको चलाता है। लेकिन होता क्या है, इसके समय के जो लोग होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, तो वो तांबे और कांसे की जो है नकली मुद्रा बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से असली मुद्रा जो है वो छिप जाती है और बाजार में नकली मुद्रा जो है वो बढ़ने लग जाती है। तब जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये पता लगता है तो वो लोगों से बोलता है कि अगर आप मुझे तांबे और कांसे की मुद्रा वापस करोगे तो आपको चांदी की मुद्रा दी जाएगी। तो लोग इसको ओरिजिनल मुद्रा तो नहीं देते, इसको जाली मुद्रा देनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वापस जब उनको चांदी देता है तो इसका दरबार चांदी से खाली हो जाता है और दरबार में जाली मुद्राएं आ जाती है, जिसकी वजह से इसका ये निर्णय भी गलत साबित होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात। इसके समय में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो है इसके समय में एक यात्री आया था और ये कहां से था, ये था मोरक्को, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, तो ये काफी दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिहाला। ठीक है, इस किताब के माध्यम से इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के इन सभी बातों को जनता तक, इन सभी बातों को है जो लिखा, और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत के ऊपर भी जो है काफी सारी चीजें रिहाला में इब्न बतूता ने लिखी है। ठीक है, परंतु 1351 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद अगला जो दिल्ली का शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है और ये दिल्ली के
पर जो है राज करना शुरू करता है। ठीक है, ये लोगों से क्या करता है, सिंचाई कर लेता है, लोगों से क्या करता है, सिंचाई कर लेता है। ठीक है, इसके समय में क्या होता है, जो हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो इसके समय में क्या होता है, कुतुब मीनार की जो ऊपर वाली बिल्डिंग होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उस पर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से कुतुब मीनार की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग खराब हो जाती है। तो उस ऊपर वाली बिल्डिंग की मरम्मत, उसको बनवाने की जिम्मेदारी फिरोज शाह तुगलक उठाता है और फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की ऊपर वाली बिल्डिंग का निर्माण करता है। तो 3 ऐसे दिल्ली के राजा हुए जो कुतुब मीनार के निर्माण में जिनका योगदान होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये भी अच्छा राजा होता है, सिंचाई कर लेता है और लोगों के हित में बहुत काम करता है, लोगों को लिए पेंशन विभाग बनाता है। इसके समय में सबसे ज्यादा जो है गुलाम होते हैं, गुलामों के लिए भी अलग से पेंशन जो है ये विभाग बनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो विरासत मोहम्मद बिन तुगलक छोड़ गया था, उसी को ये आगे कंटिन्यू करता है। समझ में आई मेरी बात सभी बच्चों को? परंतु होता क्या है, इसके बाद 1388 में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश में कोई भी ऐसा शासक नहीं होता जो ताकतवर हो। और 1398 ईस्वी में ईरान से ईरान का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है तैमूर लंग। तैमूर लंग जो है वो क्या करता है, दिल्ली पर हमला करता है, दिल्ली पे हमला करता है और तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको युद्ध में हरा देता है। तैमूर का आक्रमण इतना ज्यादा खतरनाक होता है दिल्ली पे कि ये लगभग 60 दिनों तक दिल्ली में रहता है और जितने दिन तक दिल्ली में रहता है ये उतनी ही लूट मार दिल्ली में करता है और काफी सारा धन दौलत लूट कर ये वापस अपने देश में चला जाता है, ईरान चला जाता है। परंतु तैमूर लंग जब अपने देश वापस जाता है तो दिल्ली को संभालने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम होता है खिरिज खान को जो है ये तैमूर दिल्ली पर नियंत्रण करने के लिए इसको दिल्ली पे अपॉइंट करता है और ये खिरिज खान तैमूर के जाने के बाद दिल्ली को एक सेनापति के रूप में संभालता है और ये खिरिज खान एक वंश की स्थापना करता है, ये कहलाता है सैयद वंश। ठीक है बेटा, सैयद वंश। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। ठीक है, तो खिरिज खान जो है ये सैयद वंश से संबंधित होता है और सैयद वंश के जो लोग हैं ये अपने आप को मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानते थे। ठीक है, तो खिरिज खान जो है ये रैद ए आला की उपाधि लेता है और दिल्ली पर राज करना शुरू करता है। ठीक है, परंतु इसकी मृत्यु के बाद जो इसके बेटे होते हैं जैसे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, वो उतने कारगर नहीं होते कि वो दिल्ली को संभाल सके। ठीक है, और 1491 ईस्वी में ये सैयद वंश समाप्त हो जाता है और इसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1491 से 1526 ईस्वी का। ठीक है, लोधी वंश में 3 राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है बहलोल लोधी, दूसरे हैं सिकंदर लोधी और फिर हैं इब्राहिम
लोधी। ठीक है, तो लोधी वंश के सैयद वंश की मृत्यु के बाद अगला वंश जो आता है लोधी वंश का होता है। ये एक अफगानी होते हैं और दिल्ली की सत्ता पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो जो बलोच लोधी होता है ये लोधी वंश का संस्थापक होता है, उसकी स्थापना करता है। बलोच लोधी जो है ये बलोच सिक्का चलाता है और जो है अपने दरबार में रहने वाले जितने भी मंत्री होते हैं उनको सम्मान देता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो लोधियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो है अफगान से आए हुए व्यक्ति थे। तो अगर हम बात करते हैं बलोच लोधी की, ठीक है, बलोच लोधी जो है ये एक सिक्का चलाता है जिसको बोला जाता है बलोच सिक्का। और ये सिक्का इसके राज्य में जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो है काफी उदार व्यक्ति होता है, काफी उदार व्यक्ति होता है। ये अपने सभी जो दरबार में रहने वाले लोग होते हैं उनका सम्मान करता है। जब तक इसके दरबार के मंत्री बैठ नहीं जाते ये खुद भी सिंहासन पर नहीं बैठता, तो बहुत रिस्पेक्ट करता है उनकी। परंतु इसकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा होता है उसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है ये भी काफी ताकतवर राजा होता है और ये दिल्ली पर राज करता है। 1504 ईस्वी में ये आगरा शहर को बसाता है, आगरा शहर की स्थापना करता है। ठीक है, परंतु ये इतना उदार व्यक्ति नहीं होता जितना कि बलोच लोधी होता है और अपने पिता के जो नीतियां होती हैं उन नीतियों का अनुसरण उनके साथ ये नहीं चलता। ठीक है, और इस सिकंदर लोधी के बाद जो अगला राजा आता है वो होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है ये दिल्ली का आखिरी सुल्तान होता है क्योंकि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की, यहां हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की बाबर से इसका युद्ध होता है और इन दोनों के जो बीच में युद्ध होता है वो युद्ध कहलाता है, यहां देखते हैं, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। तो 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक लड़ाई होती है और वो लड़ाई दिल्ली को कब्जा करने के लिए ही होती है। तो बाबर और इब्राहिम लोधी 1526 में आपस में लड़ते हैं और वो लड़ाई होती है पानीपत में, जो कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है और युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और इसके मरते ही दिल्ली की जो सुल्तानों की वंशावली है वो समाप्त हो जाती है और दिल्ली पर बाबर का नियंत्रण आ जाता है और बाबर जो है ये मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है बेटा, तो आप बच्चों ने ये समझा कि वो दिल्ली के सुल्तान जिन्होंने 1290 में दिल्ली की सल्तनत को संभाला, दिल्ली को संभाला, उन सुल्तानों का समय 1526 तक चला। इसका मतलब इतने टाइम पीरियड तक दिल्ली में कितने सारे राजा आए, कितने सारे सुल्तान आए और गए और 1526 में आखिरी जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और यहाँ दिल्ली पर कब्जा होते ही जो सुल्तानों का जो एक क्रम था वो टूट गया और बाबर ने फिर मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है बेटा, तो दिल्ली के सुल्तानों के ये पूरी वंशावली थी और दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें कई सारे माध्यम से पता लगता है, जैसे किताबों से इनके बारे में पता लगता है,
जो यात्री इनके समय में आए वो किताबें लिखते थे राजाओं के ऊपर, उन किताबों से हमें पता लगता है। जैसे मैंने किताब का नाम तुम्हें बताया, रेहाला है, आमिर खुसरो की किताबें हैं, तो उन किताबों से पता लगता है। इनके द्वारा जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों से दिल्ली के सुल्तानों का पता लगता है। उन इमारतों से जो दिल्ली के सुल्तानों ने बनाई थी, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली के सुल्तान ने बनाई थी, कुतुब मीनार से इनके बारे में पता लगता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई सारी चीजें बनाई, जैसे अलाई दरवाजा बनाया है, उस दरवाजे को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इसका टाइम पीरियड कितना है और किसने बनाया। तो कई सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो सिक्के हो गए, इनकी इमारतें हो गई, इनकी किताबें हो गई, ठीक है, जो लेखन होता था, किताबें होती थी, लेखक इतिहासकार इनके ऊपर किताबें लिखते थे। तो हर एक राजा के ऊपर एक किताब लिखी जाती थी, जैसे मैंने रेहाला बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई, तो ऐसी किताबें लिखी जाती थी। तो इन किताबों से जो है सुल्तानों के बारे में पता लगता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। तो इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।